इस वाली वीडियो में आप लोग समझेंगे कि एनआईओएस में चाहे क्लास 10th है चाहे क्लास 12th है, उसके लिए अगर आप लोग एडमिशन करना चाह रहे हैं और अपने एंड पे करना चाह रहे हैं, किसी की मदद नहीं लेना चाह रहे हैं, तो आप लोग उस एडमिशन को कैसे करेंगे वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर समझाई जा रही हैं। साथ ही साथ एक बात और है कि एनआईओएस में एडमिशन करने के लिए आपको किसी की जरूरत होती ही नहीं है। हकीकत मायने में आप लोग बेवजह में दूसरे लोगों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं और इसी के कारण आप लोगों के साथ पैसों का फ्रॉड भी होता है, ठगा भी जाता है आपको, और आप लोग कई तरह की परेशानियों से ग्रसित रहते हैं। तो सीधे तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक क्या क्या प्रोसेस होता है पूरा समझते रहो। सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है। गूगल पे जाते ही आपने SDMIS को टाइप करना है। जैसे ही आप इसको टाइप करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का एक वेब एड्रेस आपको देखने को मिलेगा, जिसका एड्रेस होगा sdmis.nios.ac.in। मैं इसको जूम करके आपको दिखा रहा हूं। आपके सामने जैसे ही जहां पर भी ये वाला ऑप्शन दिखेगा आपको sdmis.nios.ac.in, इसके नीचे ब्लू कलर से ये हाईलाइट हुआ हुआ जो ऑप्शन है, इस पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही आप एनआईओएस के ऑफिशियल वेब पेज पे पहुंच जाएंगे। ये कुछ इस तरीके का एनआईओएस का ऑफिशियल वेब पेज होता है, जहां पर आपको समय समय पर तरह तरह की फोटोएं एनआईओएस की जो भी जारी करता है वो दिखती रहती हैं। ठीक है, लेकिन जो मेन चीज है वो ये ध्यान रखनी है आप लोगों ने कि जो मैंने आपको एड्रेस बताया sdmis.nios.ac.in, इसके अलावा किसी और एड्रेस पे नहीं जाना है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन तरीके से कई कई जगह पर आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। सिमिलर मिलती जुलती लोग वेबसाइट बना देते हैं जिसमें आप लोगों से पैसे ठग लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को उन सब चीजों में नहीं फंसना है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वैसे ही करना है। ठीक, आप लोग इस वेब पेज पर आ जाते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेन्यू नाम का आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही सबसे ऊपर यहाँ पर देखो लिखा हुआ है एडमिशन। इस एडमिशन के जस्ट बगल पे आपको ये एरो दिख रहा है, एक तो क्रॉस का, उसके बगल में जस्ट एक एक तीर जैसा बना हुआ नीचे का, इस पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने क्या आएगा, एकेडमिक का ऑप्शन देख रहे हो। एकेडमिक का, एकेडमिक के बगल में भी ये तीर जैसा बना हुआ है, दिख रहा है। तो इस वाले तीर पे आप लोगों ने क्लिक करना जो एकेडमिक के जस्ट सामने है। अब इस पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऑप्शन खुल गए। देखो, स्ट्रीम 1, स्ट्रीम 2। अब स्ट्रीम 1 का मतलब ये है कि वो जो आप एडमिशन अभी करने जा रहे हैं वो एडमिशन कब के लिए है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम एडमिशन कर रहे हैं तो भाई इस एडमिशन के पेपर किस टाइम होंगे, सीधे तौर पे वो बात है। तो यहां पे अगर मैं स्ट्रीम 1 पे क्लिक करूंगा तो ये लिख रहा है इसने कि अप्रैल 2024, मतलब अभी सन 2023 चल रहा है जिस समय ये वीडियो बन रहा है और जिस समय मैं ये एडमिशन आपको करके दिखा रहा हूं। तो इस समय जो एडमिशन होगा ना बच्चों का, वो एग्जामिनेशन अगले साल अप्रैल 2024 में होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी स्ट्रीम में आप क्लिक करेंगे उसके आगे उसका महीना और साल भी लिखा रहेगा। उसका मतलब ये होगा कि किस समय आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं। तो ठीक है, स्ट्रीम 1 है, स्ट्रीम 2 है। मैं यहाँ पर स्ट्रीम 1 के एडमिशन को ही आप लोगों को समझाऊंगा, क्योंकि स्ट्रीम 1 का ही बेसिकली सारे बच्चे एडमिशन करते हैं। जो बच्चे कभी स्कूल नहीं गए, या जो लोग सीधे तौर पर पहली बार 10वीं में दाखिला ले रहे हैं, है ना, या जो बच्चे कभी भी स्कूल नहीं गए हैं वो लोग दाखिला ले रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए स्ट्रीम 1 होती है। स्ट्रीम 1 के अंदर दोनों होते हैं, 10वीं और 12वीं दोनों के। स्ट्रीम 2 बच्चों केवल उन स्टूडेंट के लिए होती है जो लोग कहीं से फेल होके आ रहे हैं और उनके पास फेल मार्कशीट है और वो उसी वाली क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा 10वीं में फेल है तो दोबारा से 10वीं का एग्जाम दे सकता है, लेकिन वो सिर्फ स्ट्रीम 2 में होगा एडमिशन। और स्ट्रीम 2 में एडमिशन लेने के लिए आपको जिस भी क्लास में एडमिशन ले रहे हैं उसी क्लास की फेल मार्कशीट आपके पास होनी जरूरी होती है। तो वो एक एक्सेप्शनल केस है, वो कुछ कुछ बच्चों के उसमें होता है। लेकिन स्ट्रीम 1 में क्या है, जो बच्चे पहली बार अपने आप को एनरोल कर रहे हैं, कभी स्कूल ही नहीं गए, पहली बार 10वीं का फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो वो लोग भी इसमें अपना एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को स्ट्रीम 1 के हिसाब से बता रहा हूं। और स्ट्रीम 1 के अंदर दोनों होते हैं, 10वीं के भी और 12वीं के भी एडमिशन होते हैं। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस जो भी स्ट्रीम है, सभी स्ट्रीम के आपके एडमिशन इसमें होते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रीम 1 पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब जैसे ही मैंने स्ट्रीम 1 पे क्लिक करा तो यहां पर देखो क्या आ गया, यू आर रजिस्टरिंग फ्रॉम स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 2023। अब यहां पर ये बता रहा है 2023 में मैं फॉर्म भर रहा हूं। ये 2023 में एग्जाम नहीं होंगे, ये 2023 में मैं फॉर्म भर रहा हूं। एग्जाम कब होंगे वो उसने इससे पहले वाले पेज में मुझे बताया था, अप्रैल 2024। याद है आप लोगों को, है ना। तो वो वाली चीज होती है मेन। तो आपको इन सब डेट्स का ध्यान रखना है कि क्या क्या किसका क्या मतलब है ना। तो इस तरीके से आपके सामने चीजें यहां पर आ जाती हैं। अब हम आगे चलेंगे, इसमें क्या क्या हिसाब है वो सब हम समझेंगे। ठीक है, ये आ गया पूरा ऑप्शन हमारे सामने कि भाई आप जिस बच्चे का एडमिशन करने जा रहे हैं उसके लिए क्या क्या आपकी बेसिक जानकारी है। सबसे पहले आप चुनेंगे राज्य, स्टेट, कौन से वाले स्टेट के लिए भर रहे हैं। आप इसमें कोई सा भी चुन लीजिए, जैसे मैं उत्तर प्रदेश चुन लेता हूँ। ठीक है, यूपी से हम लोग फॉर्म भर रहे हैं।
ध्यान रखना, जिस स्टेट का आधार कार्ड है उसी वाली चीज को आप यहाँ पर लिखेंगे। ऐसा नहीं कि आपके पास है आधार कार्ड राजस्थान का और आप यहाँ पर एडमिशन कहीं और का कर रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ के आप बच्चा है, जिस जगह वो पेपर देना चाह रहा है, जहाँ का एडमिशन है, वहीं का भरेंगे आप। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं। फिर उसके बाद आप भरेंगे यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप, मतलब पहचान कौन सी लगा रहे हैं बच्चे की। एडमिशन लेते समय बच्चे की पहचान भी लगानी है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे आधार पे क्लिक। फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे बच्चे के आधार के जो 12 डिजिट होते हैं। जो भी आधार कार्ड होता है उसके नीचे आप देखेंगे 12 नंबर लिखे रहते हैं, 4-4 करके, 4-4 का जोड़ा बनाया रहता है ना 3 बार, तो वो नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, जो भी नंबर है। उसके बाद यहाँ पर आती है बात कि कोर्स कौन सा है, आप किस वाली क्लास के लिए यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं, 10वीं है कि 12वीं है। ठीक है, ये पहला स्टेप है। समझ रहे हैं बात को? इससे पहले जो मैंने बताया उस हिसाब से आप यहाँ तक पहुंचेंगे और फिर यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे यहाँ पर लिखा है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी। बच्चों, सेकेंडरी का मतलब होता है क्लास 10th और सीनियर सेकेंडरी का मतलब है क्लास 12th। तो सेकेंडरी का मतलब 10वीं कक्षा, सीनियर सेकेंडरी का मतलब 12वीं कक्षा। जिस भी क्लास के लिए आप लोग एडमिशन ले रहे हैं उस वाली चीज को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर ये सबमिट का आपको बटन दिख रहा है, ये इस पे आप लोग क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करते ही आप लोग नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या क्या चीजें इसमें हमें करनी होती हैं। स्टूडेंट, ये वाली स्टेप जैसे आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें आप लोगों ने बच्चे का स्टेट, आईडी टाइप, आइडेंटिटी नंबर, कोर्स अप्लाइड फॉर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को सेकेंडरी का एडमिशन करके दिखा रहा हूँ, मतलब क्लास 10th का। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे सबमिट का ऑप्शन दिखता है और सबमिट पे जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं, ये सबमिट लिखा हुआ, जैसे आप इस सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप लोग नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, वो कुछ इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलता है, जिसमें बच्चे की पूरी डिटेल्स आपको फिल करनी होती है। ठीक है, वो क्या क्या चीजें हैं वो हम अब यहाँ पर समझते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ। अगर आप लोग 10वीं के लिए एडमिशन ले रहे हैं, देखो 10वीं के लिए एडमिशन लेने के लिए आपको बच्चे की कम से कम 14 साल की उम्र होनी चाहिए। बस ये इंपॉर्टेंट बात है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पर बच्चे का नाम लिखना है। जो भी बच्चे का नाम है, जो उसके पिताजी का नाम है, जो उसकी माताजी का नाम है, जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है, जो उसका जेंडर है, फिर आधार नंबर। ठीक है, ये सब चीजें आप लोग भरेंगे। अच्छा, अब बात क्या आएगी कि सर हम ये चीजें कहाँ से भरेंगे? बच्चे का नाम, फादर नेम, मदर नेम, ये सब चीजें आप अपनी मर्जी से नहीं भरेंगे, जैसा उसके आधार कार्ड में मेंशन है। अगर आपके बच्चे ने कभी कोई स्कूल पढ़ाई नहीं है, आप डायरेक्ट 10वीं में दाखिला करा रहे हैं, तो आप लोग आधार कार्ड के बेस पे भी एडमिशन ले सकते हैं। आपको कोई डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या करना होता है कि आप लोगों को इसमें जो डिटेल्स हैं वो आधार कार्ड के स्पेलिंग के अनुसार लिखेंगे। जो बच्चे का नाम की स्पेलिंग आधार कार्ड में है वो लिखेंगे, जो उसके फादर नेम की स्पेलिंग है वो वैसे लिखेंगे, है ना। मदर नेम फिर आप अपने हिसाब से जो बच्चे का सही स्पेलिंग है उसको लिख देंगे। क्लियर बात इतनी? और बच्चे का नाम तो फ्रंट आधार कार्ड पे होता है और फादर नेम बैक साइड में होता है, जहां पर SO करके लिखा रहता है। जहां पर एड्रेस होगा ना, वहां पर SO करके देखना। SO मतलब आत्माज, मतलब सन ऑफ या डॉटर ऑफ। लड़की है तो DO होगा। जिसका भी बच्चा है उसके पीछे ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, और मदर नेम का लिखने का आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है कि अब आप अपने हिसाब से भाई सही स्पेलिंग मदर की लिख देना। ध्यान रखना, जो स्पेलिंग एक बार आप लोगों ने यह मेंशन कर दी ना, उसके बाद उसके आप लोग एडिटिंग आसानी से नहीं कर सकते, उसका बहुत लंबा प्रोसेस है। तो शुरुआत में ही कोई ऐसी गलती ना करें, क्योंकि 10वीं के आधार पर ही बच्चे का पूरे जीवन के जो भी नेम, स्पेलिंग और डेट ऑफ बर्थ है वही आगे उसके पूरे होल लाइफ चलती है। तो सावधानी से इन चीजों को आप लोग यहाँ पर टाइप करेगा। ठीक है, ये सब आप लिख लेंगे, जेंडर वगैरह, आधार कार्ड नंबर, ये सब चीजें आप लिख लेंगे। उसके बाद आती है मेन चीज, दो चीजें, एक बच्चे का मोबाइल नंबर, दूसरा बच्चे का ईमेल आईडी। अब मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप लोग बच्चे का यहाँ पर लिखेंगे। जो भी मोबाइल नंबर आप लोगों का चलता है उसको आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, ईमेल आईडी भी यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। दोनों लिख दी। इस बात की संतुष्टि पहले कर लेना कि मोबाइल नंबर भी आपके ही पास हो और ईमेल आईडी भी आपकी लॉगिन हो रही हो, वो जिसको आप यहाँ मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों चीजों पे आपका एक पासवर्ड भेजा जाता है, 4-5 डिजिट का या अल्फा डिजिट का एक कोड होता है, जिसको आपको वहां से देख करके यहाँ पर लिखना होता है। मतलब ईमेल आईडी पे जो पासवर्ड आया या OTP आया उसको आप यहाँ लिखेंगे, मोबाइल नंबर पर जो OTP आया उसको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, मतलब लिखेंगे का मतलब ये है कि जो मोबाइल नंबर आप लिख रहे हैं उस मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर हुआ? फिर यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे जनरेट OTP पे। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करते हैं तो ये OTP यहाँ से इस नंबर पे, मतलब मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे भेज दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कुछ इस तरीके का ऑप्शन आपके सामने आ जाता है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि अपनी जो हमने
अभी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाला है उस पर यहाँ से ओटीपी भेज दिया गया है, मतलब वन टाइम पासवर्ड यहाँ से भेज दिया गया है। अब आप उसको यहाँ पर मेंशन करें। तो ईमेल आईडी पे जो आपका ओटीपी आया है उसको आप यहाँ पर लिखिए XYZ123 जो भी आया है। ठीक इसी तरह मोबाइल पे भी एक ओटीपी आया होगा 125678 जो भी आया है। ठीक है, उसको एज इट इज देख करके लिख लेना या कॉपी पेस्ट करके लिख लेना अगर आपको करना आता है ये सब तो। ठीक है, उसको देख करके यहाँ पर एज इट इज आपने फीड करना है। गलती मत करना कि ईमेल वाला मोबाइल पे लिख दिया और मोबाइल वाला ईमेल पे लिख दिया। एक बार सही से आपने ओटीपी यहाँ पर फीड कर दिया, उसके बाद ये बटन आपको क्लिक करना है जिसपे लिखा हुआ है सबमिट। क्लियर? सबमिट पे आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग आगे के लिए, एक बार आप लोगों ने ओटीपी दर्ज करी उसके बाद आपके लिए क्या दिखेगा, यहाँ पर आपको एक एड्रेस करके लिखा रहेगा, यहाँ पर लिखा रहेगा एड्रेस करके। ठीक है, उस एड्रेस के नीचे ऐसा तीर सा बना होगा, इस तीर पे आप लोग क्लिक करेंगे तो ऐसा चार्ट खुल जाएगा। फिर आपने यहाँ पर ये पूरा जो ये है एड्रेस, ये बच्चे का पूरा एज इट इज आपने लिखना है जितना भी ये एड्रेस है। ठीक है, फिर उसके सामने यहीं पर लिखा रहेगा एक बॉक्स होगा, इस पे आपने टिक कर देना है सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। ठीक है, सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। क्लियर बात? सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस वाले पे आपने टिक करना है। तो उससे क्या होगा, जो आपने एड्रेस यहाँ पर लिखा है वही वाला एड्रेस एज इट इज यहाँ पर भी पेस्ट हो जाएगा। क्लियर? ध्यान रखना कि आप लोग अपना एड्रेस इसी जगह पर लिखें, जो आपका एड्रेस है आधार कार्ड में बच्चे का वो यहाँ पर लिखें। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस के आगे टिक होगा तो आपने क्लिक कर देना है। अच्छा, करना क्या है आपको, समझो बात को। अगर कोई स्टूडेंट, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, कोई बच्चा जो आधार कार्ड में उसका एड्रेस है, जो आधार कार्ड में उसका एड्रेस है वो तो उस बच्चे ने यहाँ पर लिख दिया। अब बच्चा रहता भी उसी जगह पे है, एग्जाम भी इसी वाले एड्रेस पे देना चाह रहा है जो उसने आधार कार्ड लगाया है, तब जाके तो बच्चा यहाँ पर एक टिक का ऑप्शन होता है उस पर क्लिक करेगा और सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा केस है जिसमें बच्चा के पास आधार कार्ड तो यूपी का है, ठीक है, समझना, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, बच्चे का आधार कार्ड तो यूपी का है लेकिन बच्चा इस समय पर है मध्य प्रदेश में। अब वो चाहे जॉब कर रहा है चाहे कुछ भी कर रहा है, तो वो एग्जाम देने के लिए यूपी तो आएगा नहीं। वो चाह रहा है कि भाई मेरे पेपर एमपी में ही करा दो यार, मैं तो यही नौकरी करता हूँ, यही मैं रह रहा हूँ किसी भी कारण से। तो ऐसे में बच्चे को क्या करना पड़ेगा, इस वाले जगह पर तो वो अपना ही आधार कार्ड का एड्रेस डालेगा, मतलब यूपी का डालेगा, लेकिन यहां पर वो अपना एमपी का एड्रेस डालेगा। अब सर एमपी का एड्रेस कहां से लाएगा बच्चा? भाई जहां भी वो रह रहा है वहां पर अपने किसी दोस्त का आधार कार्ड ले ले, अपने रिलेटिव्स का आधार कार्ड ले ले, जिनके पास मध्य प्रदेश की आईडी हो, जिस जगह पर वो रहता है। ठीक है, तो वो वाली आईडी की यहाँ पर एड्रेस की पूरी डिटेल डाल देगा जो उस आधार कार्ड में है। फॉर एग्जाम्पल उसने अपने दोस्त का आधार कार्ड ले लिया तो उस दोस्त के आधार कार्ड में जो पूरी डिटेल है वो यहाँ पर पूरा लिख देगा, वो स्टेट, यूटी, पिन कोड वगैरह सारी चीजें। ठीक है, उस वाले केस में बच्चा यहाँ पर जो टिक का ऑप्शन है उस पर टिक नहीं करेगा। ध्यान रखना, टिक केवल वो बच्चा करेगा जिसका एड्रेस सेम है और वो एग्जाम भी सेम जगह पर ही देना चाह रहा है। लेकिन ऐसा बच्चा जो जिसका आधार कार्ड में कहीं और का एड्रेस है और इस समय वो कहीं और रह रहा है, तो वो जहां पर अभी रह रहा है हाल फिलहाल में और वहीं पर वो एग्जाम देना चाह रहा है, तो वहां के किसी लोकल बंदे की आईडी को वो यहाँ पर पूरा मेंशन करेगा, उसके आधार कार्ड पे जो एड्रेस है उसको यहाँ पर मेंशन करेगा। और वो ये जो टिक मैंने आपको बोला था वो टिक को टिक नहीं करेगा, इस बॉक्स को ब्लैंक ही रहने देगा। क्लियर बात? इतनी आप लोगों को समझ में आ गई? ठीक है, इसके बाद आप लोग नेक्स्ट करते हैं नीचे से और दूसरे पेज पे आप लोग पहुंच जाते हैं। दूसरे पेज पे आप पहुंचते हैं तो देखना ये साइड में ना ऐसे एरो बने रहते हैं, ये ऐसे जैसे ये बना हुआ ना, ये नीचे की तरफ मुंह करके, इसका मतलब अब हम ये वाला ऑप्शन भर रहे हैं। इससे पहले एड्रेस भरा तो एड्रेस के आगे ये वाला जो है ये मुंह ऊपर हो गया, मतलब अब हमने ये भर दिया है तो हमने इसे ऊपर सरका दिया, ये बंद हो गया। ठीक है, अब हम अदर इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं तो ये नीचे की तरफ को हमने इस पे क्लिक करा है तो नीचे की तरफ हो गया है। पहले ये भी ऐसा ही रहा होगा जैसे जब क्लिक नहीं करा है, जैसे क्लिक करोगे तो ये खुल जाता है पूरा। ठीक है, इतनी बात है। अब हम इसको भरेंगे जिसमें आती है अदर इन्फॉर्मेशन। इसमें आप लोग अपनी डिटेल भरेंगे कि आप कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, अदर बैकवर्ड क्लास है, जनरल कैटेगरी है, जो भी कैटेगरी है। होता क्या है बच्चों, फीस एग्जाम्पशन होती है बच्चों के लिए, है ना। जो रिजर्व कैटेगरी है उनकी फीस थोड़ी कम पड़ती है, कुछ फिजिकली डिसेबल्ड है, तरह तरह की कैटेगरी है, हम
मैं उन सबको यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करूंगा। तो आप लोगों के पास अगर सर्टिफिकेट है अपनी कैटेगरी का तो आप उसको यहाँ पर सिलेक्ट करें, थोड़ा फीस में आप लोगों को रिबेट मिल जाता है, डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिसेबिलिटी वाले में अगर है तो कौन सी डिसेबिलिटी, इस पे क्लिक करके पूरे ऑप्शन दिखाएगा, वो क्लिक कर ले रहा है ना। एक्स सर्विसमैन हो, भूतपूर्व सैनिक हो कि नहीं हो, है ना, ये सब इस पे क्लिक करना पड़ेगा आपको। दिख रहा है तीर जैसे बने हुए, इसके बाद वो ऑप्शन दिखाएगा आपको, अपने हाथ से टाइप करने का ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर ये पूछ रहा है मीडियम ऑफ स्टडी। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप लोग किस भाषा में अपने परीक्षा पढ़ाई करना चाह रहे हो, हिंदी, इंग्लिश, जो भी यहाँ पर ऑप्शन आएंगे इस पे क्लिक करना, ये दिखा देगा। और किताबें भी आपको उसी वाली लैंग्वेज में भेजी जाती है, ठीक है। ऑर्फन हो नहीं हो यहाँ पर, ठीक है। योर प्रीवियस क्वालिफिकेशन, अच्छा यहाँ पर ऑप्शन आता है योर प्रीवियस क्वालिफिकेशन, आप लोगों ने पहले क्या पढ़ा है। अगर किसी बच्चे ने जो भी क्लास पढ़ी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मन मर्जी से बोल दिया कि भाई मैंने 8वीं तक पढ़ा है, डॉक्यूमेंट भी लगाना पड़ेगा आगे, तो सोच समझ के यहाँ पर सेलेक्ट करना, ठीक है। तो योर प्रीवियस क्वालिफिकेशन में आप जो भी करें, मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा नो स्कूलिंग, इस पे क्लिक करेंगे तो नो स्कूलिंग का ऑप्शन आता है लास्ट में, है ना। हम नो स्कूलिंग को सिलेक्ट कर लेंगे, दैट मीन्स कुछ नहीं। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा, जैसे नो स्कूलिंग करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सर्टिफाइड दैट आई हैव स्टडीड इनफ टू, है ना। यहाँ पर लिखा आ जाएगा प्रमाणित करता हूँ कि मैंने अपने स्तर पर ही खूब पढ़ा हुआ है 10वीं कक्षा देने के लिए, ठीक है। आपको फिर यहाँ पर एक बॉक्स पे टिक करना होगा, जैसे आप लोग यहाँ पर प्रीवियस क्वालिफिकेशन के इस पे क्लिक करके नो स्कूलिंग को सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने भाई कोई स्कूल पढ़ाई नहीं है इससे पहले, मैं सीधे अपने स्तर पर ही डायरेक्ट एग्जाम देना चाहता हूं, मैंने इतना पढ़ा लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद इससे प्रीवियस स्टेटस पास फेल, इसको तो आप कुछ करेंगे नहीं, आपके लिए एप्लीकेबल ही नहीं, जगह नो स्कूलिंग है तो, है ना, छोड़ देंगे इसको ऐसे ही। फिर इसका आएगा पार्ट एडमिशन और ड्वेल अलाउंसमेंट, मतलब अगर कोई बच्चा ऑलरेडी स्कूल में पढ़ रहा है और वो साथ साथ इसका ही भर रहा है तो ये उन बच्चों के लिए, तो आपके केस में तो वो है ही नहीं, हम तो क्योंकि उस वाले स्टूडेंट के लिहाज से कर रहे हैं जो कभी स्कूल ही नहीं गया है, ठीक है। तो आप लोग उस वाली चीज को यहाँ पर ऐसे रहने देंगे, नो पे छोड़ देंगे, ठीक है। तो इतनी बातें रही इस वाले पेज पे जो आपने समझ ली सारी की सारी। इसके बाद हम इसके इस वाले पे क्लिक कर देंगे, जो ये है ना, ये मैंने बताया आपको तीर, ये तीर पे दोबारा क्लिक करेंगे तो ये सारा अदर इंफॉर्मेशन वाला पेज हो जाएगा बंद, और इसके नीचे वाला जो दूसरा पेज होगा वो खुल जाएगा। देखते हैं इसके बाद वाला कौन सा पेज है, ठीक है। ये वही चीज है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि गुजराती, इंग्लिश जो जो लैंग्वेज आएंगी स्टडी मीडियम में, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे हमने उसको ऊपर करा, फिर ये दूसरा वाला खुल गया, ऑप्शनल डिटेल पे हमने क्लिक करके इसे खोल दिया। ये तीर को ध्यान रखना, देखो मैं 1000 बार बोल रहा हूँ, ये साइड में यही बने रहेंगे, आपने बारी बारी से जो जो आ रहे हैं उनको करते रहो, है ना। इससे ऊपर हमारा ऑप्शनल डिटेल था, फिर ये आ गया, फिर ठीक है, इस ऐसा तीर बना रहेगा, उस पर क्लिक करना है, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात, ये ध्यान से रखना इसको ध्यान में कि यही सब कुछ है, बस ये तीर, हाँ इसको मत भूल जाना। चलिए, इसके बाद ये पूछ रहा है, इसको ऑप्शनल है, ये भरना है, भरनोट नहीं भरना है, ना भी भरो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लिखा ही ऑप्शनल है ना, वैकल्पिक है ये। अब डिसएडवांटेज ग्रुप क्या है, मदर टंग क्या है, ये सब चीजें आप भर लोगे, क्या क्या है जो भी कुछ है ये सब भर लेना। फिर इसके बाद यहाँ नीचे आ गया नेक्स्ट, ये नेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। इस नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप लोगों के सामने एक अलग पेज खुल जाएगा, अप्लाई फॉर टीओसी। आप लोगों ने इसको करना है नो, क्योंकि आप लोगों का प्रीवियस कोई भी स्कूल का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। ये टीओसी उनके लिए होता है बच्चों, जो बच्चे अपने पुरानी मार्कशीट के कुछ सब्जेक्ट को इसमें ट्रांसफर करते हैं, है ना। तो ये उनके लिए, तो हम तो यहाँ पर ऐसा केस लेके चल रहे हैं जिस बच्चे ने कभी स्कूल पढ़ा ही नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग नो पे सेलेक्ट करेंगे। आगे चल करके और कौन सी चीजें इसमें अब आ जाती है, मेन बात की सब्जेक्ट सिलेक्शन करो भाई। अब बच्चों यहाँ पर क्या है आपके लिए सब्जेक्ट की ऑप्शन, अब भाई कौन से एग्जाम देना चाह रहे हो। एक बात ध्यान रखना, क्लास 10 हो चाहे 12 हो, हम तो 10वीं का कर रहे हैं, दोनों क्लासेस को पास करने के लिए कम से कम बच्चे को 5 विषय पास करने होते हैं, ये होता है नियम, ये रूल है। ऐसा नहीं है कि हवाबाजी में 2 सब्जेक्ट पास कर लोगे और तुम 10वीं पास खिलाओगे, नहीं, आपको कम से कम 5 विषय पास करने होते हैं, चाहे कक्षा 10वीं हो चाहे 12वीं हो, तभी जाके आपको पास कहा जाता है। 4 सब्जेक्ट पास हो गए तब भी फेल ही कहलाओगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप लोगों ने अब सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। अब सब्जेक्ट सेलेक्ट सोच समझ के करना, कोई शेकीबाजी नहीं दिखानी है कि भाई मैं तो ये कर दूंगा वो कर लूंगा। अपने लेवल पे देखो अपने को कितना ज्ञान रखते हो, कितना पढ़ाई के लिए समय है, तो उस हिसाब से यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करो। यहाँ पर आप लोग जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जैसे ये है ना, ऐसे सब पे आप बस यहीं पर क्लिक कर देना, ये बीच में जो है तो सब्जेक्ट के ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश मिल जाएगा आपको, कोई एक लैंग्वेज सब्जेक्ट ले लो। अब हर ग्रुप बना रखे यहाँ पर, और हर ग्रुप के अंदर कई सब्जेक्ट होंगे, जैसे इसमें 5 सब्जेक्ट होंगे, इसमें भी लगभग 5 होंगे, इसमें 20-25 सब्जेक्ट होंगे, इसमें 4-5 होंगे, जितने भी होंगे वो सारे ऑप्शन दिखेंगे। आपने बारी बारी से हर एक विषय को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पर हर उसके आगे लिखा हुआ है कि भाई इस वाले ग्रुप से आप जैसे लिखा हुआ मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। एक साफ कर देते हैं,
यहाँ देखो हर ग्रुप का क्या लिखा हुआ है कि भाई इस ग्रुप से तुम केवल 2 ही सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि तुम यहाँ से 5 के 5 उठा लो, नहीं, दो, ज्यादा से ज्यादा तुम 2 यहाँ से उठा सकते हो। एक सब्जेक्ट तुम इस वाले ग्रुप से उठा सकते हो, मतलब जो यहाँ पर ऑप्शन आएंगे 5 सब्जेक्ट तुम इस वाले ग्रुप से उठा सकते हो। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो बहुत सारे सब्जेक्ट के ऑप्शन आ जाते हैं, 1 2 3 4 जो भी होंगे, डेटा एंट्री, पेंटिंग, होम साइंस, सोशल साइंस, अकाउंटेंसी, बिजनेस, जो भी कुछ है वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे। अब आपने इसमें से केवल कोई 5 चुन सकते हो, ठीक है, और यहाँ पर से आपको आखिरी में एक सब्जेक्ट चुन सकते हो। तो इस हिसाब से आप लोग अपना सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाइए, जो जो सब्जेक्ट आपको सही लगते हैं। क्लियर बात, इतनी समझ में आ गई होगी। सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है और कोई बड़ी बात नहीं। फिर उसके बाद ये नीचे यहाँ पर ये नेक्स्ट लिखा हुआ है, इस नेक्स्ट पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आप लोगों के सामने नया पेज खुल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि जिस तरह से हमने सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। जैसे मैंने इसमें हिंदी, इंग्लिश सेलेक्ट करा, इसमें से मैंने एक भी नहीं करा, ठीक है, 0 छोड़ दिया। यहाँ पर से मैंने आपके 3 सब्जेक्ट उठा दिए, है ना, ये वाले, और इस वाले से मैंने 1 ले लिया। तो ये 2 सब्जेक्ट ये हुए, 3 ये हुए, ठीक है, और ये 5 और एक ये 6 हो गए। मैंने टोटल 6 ले लिए। एक बात और ध्यान रखना कि मैक्सिमम सब्जेक्ट आप 7 सेलेक्ट कर सकते हो, आप 7 सब्जेक्ट के पेपर दे सकते हो, लेकिन आपको मिनिमम पास होने के लिए 5 सब्जेक्ट पास करने पड़ेंगे। मतलब आप सब्जेक्ट तो 7 ले लो, इसमें से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई 7 के 7 के आपको एग्जाम देने के मौके भी मिलेंगे। आप 7 के 7 पास कर ले तो बढ़िया बात है, लेकिन आपको उन 7 में से कम 5 सब्जेक्ट तो पास करने ही पड़ेंगे, ताकि आपको 10वीं या 12वीं का पासिंग मार्कशीट दिया जा सके, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो इस तरह से आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है यहाँ पर से। अच्छा, होगा क्या अगर 1% किसी बच्चे को लगे यार नहीं नहीं नहीं, मैंने तो यहाँ पर गलत सब्जेक्ट ले लिया बाय डिफॉल्ट, मैं यहाँ पर से ये हिंदी को हटाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर एक क्रॉस का साइन बना है, इस पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा, ये गायब हो जाएगा। और दोबारा से लेना है तो जो ये ब्लैंक वाला पोर्शन है यहाँ पर क्लिक करिए, दोबारा से हिंदी को सिलेक्ट करिए। इसी तरीके से जो सोशल साइंस इसको हटाना चाहते हो तो ये क्रॉस पे क्लिक करो, ये हट जाएगा। दोबारा से कोई और लेना चाहते हो तो इस व्हाइट वाले पोर्शन पे कहीं पर भी क्लिक करोगे, नए सब्जेक्ट की लिस्ट आएगी, उसमें से वो सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना, ठीक है भाई। तो इस तरीके से पूरा का पूरा आपका ये खेल है, यहाँ पर से आप लोग समझ गए होंगे। लास्ट में जब आप सब चीजें सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ नीचे पे आपको दिख रहा होगा ये नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस नेक्स्ट के ऑप्शन पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है, ठीक है, इस पे आपने क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही आप लोग एक अलग पेज पे पहुंच जाते हैं। अब ये आ जाता है भाई यहाँ पर कि स्टडी सेंटर का प्रेफरेंस दो भाई अपना। स्टडी सेंटर का क्या मतलब हो गया, इसका क्या मतलब होता है, चलो समझते हैं। ये भी आप लोगों ने जो शुरू में अपना कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस लगाया था ना, मैंने आपको समझाया था कि अगर यूपी और वो एमपी वाला कुछ था ना, महाराष्ट्र यूपी का, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि बच्चा उत्तर प्रदेश में और एग्जाम वहां देने जा रहा है, तो जहां का आपने कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस में ऑप्शन टिक करा है, चाहे सेम रखा है तो उसी वाला स्टेट, अदरवाइज आपने कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस में कहीं और का एड्रेस डाला है तो वो वाला एड्रेस के यहाँ पर पूरा आपका राज्य खुल जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर उत्तराखंड को सिलेक्ट करा हुआ है, तो अब ये क्या करेगा, उत्तराखंड राज्य के अंदर ही आपसे पूछेगा भाई डिस्ट्रिक्ट बता अपनी, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है। उसमें अल्मोड़ा आ जाता है, बागेश्वर आता है, चंपावत आता है ना, देहरादून आता है आपका, हरिद्वार आता है आपका, टिहरी आता है अपना। तो ये यहाँ पर पूरे जो जिले आते हैं, जैसे आप कहते हैं ना एक राज्य होता है और राज्य के अंदर आते हैं जिले, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, है ना, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे इंग्लिश में आप कहते हैं स्टेट और स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप लोगों का स्टेट उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश के अंदर वो पूछेगा भाई तुम्हारा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है ना, तो वो वाला जिला आप सेलेक्ट करेंगे और उस वाले जिले के अंदर जितने भी एनआईओएस के स्टडी सेंटर है उसकी वो सूची दे देगा। अभी बच्चों एक और बात आप सभी के जहन में आ रही होगी कि सर ये स्टडी सेंटर का मतलब क्या हुआ, क्या हमें वहां स्टडी करने जाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। स्टडी सेंटर का मतलब बच्चों ये होता है कि यहाँ पर पीसीपी क्लासेस चलाई जाती है, पर्सनल कॉन्टेक्ट क्लासेस, है ना, प्रोग्राम क्लासेस। इसमें होता क्या है बच्चों, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि ओपन स्कूल में कोई बच्चे ऐसे तो है नहीं कि वो रेगुलर क्लास पढ़ रहे हैं, अपने लेवल पे पढ़ते हैं। तो जो बच्चे अपने स्तर पर पढ़ाई कर रहे हैं, अगर वो किसी भी डाउट से सफर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ वो पढ़ रहा है, बच्चा साइंस का है और उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो क्या कर सकता है, हफ्ते के कुछ दिन पीसीपी क्लासेस चलती हैं इन स्कूलों पे, है ना। जो स्टडी सेंटर बोले जा रहे हैं ये स्कूल होते हैं, सीबीएसई के स्कूल होंगे या आपका राज्य सरकार के एफिलेटेड स्कूल होंगे या आईसीएसई बोर्ड के या केंद्रीय विद्यालय होंगे, जो भी होंगे वो स्कूल में आप जाकर के अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं देना है। वहां क्लासेस लगती हैं, एक तरह से ट्यूशन समझ लो, अपनी कुछ देर की ट्यूशन होती है आप लोगों की, जहां पर आप अपने डाउट क्लियर करा सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। दूसरी बात, इन स्टडी सेंटर पर ही आप लोगों का बच्चों एग्जाम होता है, लेकिन कौन सा वाला एग्जाम? प्रैक्टिकल एग्जाम। प्रैक्टिकल एग्जाम। प्रैक्टिकल एग्जाम हमेशा बच्चों आप लोगों का आपके स्टडी सेंटर में ही होता है। ये स्टडी सेंटर तो उन्होंने बोल दिया है, इसको आप लोग स्कूल समझ लो। एक आपका स्कूल फॉर हेल्प, जो आपकी मदद करने के लिए है। ठीक है, तो इस स्कूल में आपकी पीसीपी क्लासेस चलती हैं, पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम है ना। दूसरा, इसी स्कूल को आपका प्रैक्टिकल एग्जाम का सेंटर बनाया जाता है। प्रैक्टिकल एग्जाम और थ्योरी एग्जाम, दो एग्जाम होते हैं हर पेपर के, है ना। प्रैक्टिकल एग्जाम अलग तरीके का होता है, थ्योरी एग्जाम वो होता है जिसमें आप लोग क्वेश्चन आंसर भर के आते हैं, लिख के आते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम लिमिटेड सब्जेक्ट के होते हैं, जैसे अगर आप साइंस के हैं, है ना, आप साइंस फैकल्टी के बच्चे हैं, तो उसमें आप लोगों का क्या होगा कि आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, आप सभी को मालूम है ना। लेबोरेटरी वाले होते हैं, जैसे डेटा एंट्री है, कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट हैं, तो इनके प्रैक्टिकल एग्जाम भी होते हैं साथ में, 20, 30, 40 जो भी होंगे उतने के होते हैं। तो उस हिसाब से आप लोगों ने यहाँ पर अपने स्टडी सेंटर सेलेक्ट करने हैं। क्लियर बात? स्टडी सेंटर वही सिलेक्ट करना जो घर के आसपास हो। चलो, अब जैसे मैंने अपना स्टेट यहां पर देहरादून सेलेक्ट करा, सॉरी डिस्ट्रिक्ट देहरादून सेलेक्ट करा, स्टेट तो हमारा उत्तराखंड था। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर मैंने देहरादून डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करा, तो देहरादून के अंदर जितने भी एनआईओएस के एफिलिएटेड स्कूल होंगे उसने सारी लिस्ट मुझे दे दी। जैसे ये स्कूल का नाम है, ये स्कूल का नाम है, ये सब आप देख रहे हैं 1 2 3 4 करके लिखे हुए हैं। अब जो भी बच्चे के नियर बाय स्कूल है वो उस वाले के आगे टिक करेगा 1 नंबर पे। जैसे मुझे लगता है ये फर्स्ट नंबर पे जो स्कूल का नाम है, इस वाले स्कूल को मैं अपना स्टडी सेंटर बनाना चाह रहा हूं, तो इसके आगे देख रहे हैं आप सब स्कूल के आगे 1 2 3 1 2 3 करके लिखा हुआ है, तो फर्स्ट वाले नंबर पे आप टिक कर देंगे। 99% चांस होते हैं कि जिस पे बच्चा फर्स्ट नंबर पे टिक करता है वो ही स्कूल उसका स्टडी सेंटर बनता है। ठीक है, 1% कुछ ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं कि ना बने, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 99.9%। ठीक है, लगभग मान के चलो यही बनता है। ठीक है, फिर भी मैं 99.9% कह रहा हूं। तो पहले नंबर पे आप इसको टिक कर देंगे, मतलब आपने पहले नंबर पर टिक करने के लिए इस 1 पे ले जानी है उंगली और इस पे टिक कर देना है, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपका ये सिलेक्ट हो गया। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आप किसको बनाना चाहते हैं कि भाई अगर ये वाला स्कूल ना मिले ना तो मुझे ये वाला स्कूल दे देना, जो ये यहाँ पर ये लिखा हो ना, ये स्कूल का नाम, इस वाले स्कूल को मेरा स्टडी सेंटर बना देना। ठीक है, ये वाला, मुझे ये वाला स्कूल दे देना अगर ये नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं सेकंड पे ले जाकर के टिक करूंगा। ठीक है, फिर मैं बोलता है यार सेकंड भी नहीं, ये वाला भी नहीं मिला ना, तो मुझे ना ये वाला स्कूल तो चाहिए ही चाहिए, ये वाला दे देना, तो मैं इस पे 3 करूंगा। कहने का मतलब है हम अपनी 3 चॉइस यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कि पहले तो मुझे ये वाला दे देना, ये नहीं मिला तो दूसरे नंबर पे ये दे देना, ये नहीं मिला तो तीसरे नंबर पे। होगा क्या, आपको इन तीनों में से कोई एक मिल जाएगा, लेकिन मैंने जैसा आपको स्टार्टिंग में बताया, आप जिस पे फर्स्ट नंबर क्लिक करते हैं हमेशा वो ही मिलता है आपको। क्लियर बात? ठीक है, ये तीनों को क्लिक आप जैसे ही कर लेते हैं तो ये इस तरीके से देखो, ये जैसे ये देखो मैंने इस वाले स्कूल को करा था, ये दून भवानी करके जो स्कूल का नाम आ रहा है, मैंने इस पे फर्स्ट पे टिक करा तो ये फर्स्ट वाला ब्लू कलर से हाईलाइट हो गया। ऐसे ही जब आप सेकंड को करोगे तो सेकंड भी ब्लू कलर से हाईलाइट हो जाएगा और तीनों के तीनों ऐसे ही हो जाते हैं। ठीक है, ये देखो, ये जैसे ये वाला स्कूल मैंने ये भागीरथी वाले को सेकंड पे दिया तो ये सेकंड वाला ब्लू कलर से ओके हो गया। ठीक है, इसी तरीके से पूरा का पूरा होता है। अब यहाँ पर क्या है, हमारे तीनों के तीनों वो सब चीजें जो हमने स्टडी सेंटर थे, 3 ही मिलने का ऑप्शन होता है, हमने वो तीनों कर दिए थे। फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे आपका नेक्स्ट का ऑप्शन होगा, उस पर आप लोग टिक करके आगे के लिए मूव करेंगे। आगे के लिए मूव करने के लिए बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आती है आपके सामने, मतलब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने हैं। क्लियर बात? चलो ध्यान से समझना, कोई डिफिकल्ट नहीं है। डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ गया। सबसे पहले बोल रहा है बच्चे की फोटो। फोटो कौन सी? कोई जिस बच्चे का एडमिशन ले रहे हो उसकी भाई साहब फोटो होनी चाहिए तुम्हारे सामने। और फोटो ऐसी मत खींचना कि बच्चा किसी पार्टी में है, कहीं घूम रहा है सड़क किनारे, किसी कैफे में बैठा हुआ है, ऐसी फोटो मत लगाना। सिंपल सोबर बच्चे की एक फोटो क्लिक करो, पीछे प्लेन दीवार रखो, कपड़ा नहीं है कोई दिक्कत नहीं, कोई व्हाइट रंग की, कोई लाइट रंग की कोई दीवार है वहां पर खड़ा करो और बच्चे की जितनी पासपोर्ट साइज फोटो होती है उतनी सी फोटो चाहिए बस। ठीक है, उतनी सी आप उसकी फोटो को क्लिक करें और उस फोटो को आप यहाँ पर ये ब्राउज वाले पे क्लिक करके जहां भी आपने स्टोर करी है, चाहे लैपटॉप पे है चाहे मोबाइल पे है,
जिस भी लोकेशन पे वहां से सेलेक्ट करके ओके करोगे, वो फोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद बच्चे का सिग्नेचर करना है। बच्चे का सिग्नेचर के लिए आपने क्या करना है, एक सफेद रंग का पन्ना लेना है, एक उठाओ सफेद रंग का पन्ना, उसमें काले रंग के पेन से बच्चे का साइन कर दो। अब बच्चे का साइन कर दिया, उसकी फोटो खींच लो, इसकी आप फोटो खींच लो। फोटो खींच करके और जितने में साइन है बस उतने उतने पोर्शन को आप लोग फोटो खींचे और उसको यहाँ पर से ब्राउज पे क्लिक करके जहां भी आपने रखी हुई है वहां से उसको उठाइए और यहाँ पर उसको अपलोड कर दीजिए, वो सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद बात आती है बच्चे की आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी में आप क्या करेंगे, बच्चे के लिए आपने क्या करना है, जो बच्चे का आधार कार्ड है, बच्चे के आधार कार्ड की आपने फोटो यहाँ पर डाल देनी है। सिंपल बात, ठीक है। हम लोग आधार कार्ड के बेस पर ही एडमिशन ले रहे हैं। बर्थ सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ो, हम लोग तो आधार कार्ड के बेस पर ले रहे हैं। क्लियर बात इतनी, ठीक है। उसके बाद लास्ट में इसमें जैसे ये होता है, ये हमने ये सब चीजें कर ली। यहाँ पर नीचे लिखा होगा बच्चों नेक्स्ट, नीचे लिखा होगा नेक्स्ट। इस नेक्स्ट पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है और फिर आप लोगों का फॉर्म भर गया पूरा का पूरा कंप्लीट। अब कुछ नहीं करना है आपको, फॉर्म पूरा भर गया भाई आपका, समझ रहे हो। बस यहीं तक थी पूरी लड़ाई, जितनी करनी थी हो गया। चलो अब वो क्या करेगा कि भाई तुमने फॉर्म पूरा भर लिया है, एक बार इसको कंफर्म कर ले जितनी डिटेल तुम लोगों ने भरी है। यहाँ पर बताएगा नेम ऑफ कैंडिडेट जो आपने लिखा है, स्ट्रीम तो छोड़ो वही है, फिर फादर नेम, मदर नेम, फिर वो आपका परमानेंट एड्रेस पूछेगा, फिर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछेगा। ये सब आप लोग चेक कर लेना कि भाई आपने कुछ गलत तो नहीं लिखा है। 1% अगर आपको लगे, 1% अगर आपको लगे कि आपने ये सब चीजें गलत भर दी हैं, तो यहाँ पर ये पेन का ऑप्शन बना हुआ है, दिख रहा है ये ब्लैक कलर से, इस पे क्लिक करना, ये दोबारा से पन्ना खुल जाएगा जैसे पहले था, जैसे हम लोग पहले इसको भर रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देखो हम आगे बढ़ते हैं इसमें से। ये सब चीजें दिखा रहा है जो हमने भरे थे, अनएम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड, सब्जेक्ट सिलेक्शन करे थे हमने, जो ये सब चीजें हमको दिखाएगा। जो हमने स्टडी सेंटर सेलेक्ट करे हैं, प्रेफरेंस मैंने इसको 1 दी है, इसके बाद दूसरा स्कूल होगा उसको 2 दी होगी, 3 दी होगी, है ना। उस तरीके से बाद में अगर आपको लगे कि नहीं नहीं यार मैंने तो ये गलत स्टडी सेंटर चुन लिया, तो ये पेन पे क्लिक करके दोबारा से कर सकते हो चेंज, ठीक है। ये इस तरीके से देखो 1 2 3 इस तरीके से रेफरेंस आ जाते हैं, है ना। देख लिया भाई, मुझे लगता है नहीं नहीं ठीक है, तो चलो भाई आगे बढ़ो, है ना। फिर यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स आएगा, इसके नीचे इसमें बच्चे की फोटो, आधार कार्ड, सिग्नेचर, सब चीजें आपको दिख जाएंगी। लगता है कोई चीज गलत आ गई है तो इस पेन पे क्लिक करके उस चीज को सही कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करोगे तो आपके आ जाती है फीस कितनी लगेगी, 2520। तो 2520 रुपए की फीस है, प्लस 50 रुपए ये लोग अपने ऑनलाइन के लेंगे, ठीक है। तो लगभग 2570 रुपए की फीस हो गई। चलिए अब सर ये फीस जमा कैसे करनी है, थोड़ा सा और नीचे आ जाओ, पेमेंट गेटवे आ गया लिखा हुआ। इस पेमेंट गेटवे पे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर नीचे आपको दिख रहे हैं ऑप्शन, कुछ बैंकों के नाम यहाँ पर दिख रहे हैं, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ICICI। बहुत से बच्चे यहीं पर से डर जाते हैं और छोड़ देते हैं कि सर यहाँ पर तो हमारे वाले बैंक का नाम ही नहीं है, मेरा तो PNB में अकाउंट है, मेरा तो स्टेट बैंक में अकाउंट है, तो मेरे बैंक का तो नाम ही नहीं है, मेरा तो एक्सिस बैंक में अकाउंट है, जो भी कुछ है, मेरा नैनीताल बैंक, जो भी बैंक हो, अगर यहाँ पर नाम नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे जाओ HDFC वाले पे क्लिक कर दो, इसके आगे क्लिक कर दो और आगे के लिए इसको पे नाउ पे टच कर दो। ये दिखा हुआ पे नाउ, इस पे टच कर दो। होगा क्या, कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने आ जाएगा। अभी आपसे पूछ रहा है कि भाई पेमेंट के ऑप्शन सेलेक्ट कर लो अपना, आप ही कौन सा वाले पेमेंट के ऑप्शन से आप पे करना चाह रहे हो, ठीक है। अब यहां पर अगर आप लोग UPI के माध्यम से पे करना चाह रहे हैं, यहाँ देखो लिखा है फोन पे, पेटीएम, गूगल पे और तरीके, इस पे क्लिक करोगे तो वो UPI पूछेगा, जो भी आपका गूगल पे पे UPI होगा उस वाले एड्रेस को इस पे टच करने के बाद आप लोगों के सामने वो बार आएगा, वहां पर अपना UPI एड्रेस डालो। उस UPI एड्रेस को डालने के बाद आपने कंफर्म करना है, और जिस UPI का आपने एड्रेस डाला है उस वाले फोन पे एक गूगल पे की तरफ से कंफर्मेशन जाएगा कि NIOS तुमसे इतने रुपए की फीस काट रहा है, तुम इसकी अनुमति दे रहे हो, यस की नो। तुमने उसको कर देना है पे नाउ,
पे नाउ पे टच करके फिर वो तुमसे तुम्हारा जो भी यूपिन वगैरह जो भी तुमने पासवर्ड बनाया होगा चाहे फिंगरप्रिंट होगा उसको क्लिक करोगे तो फीस तुम्हारी वहां से जमा हो जाएगी। दूसरी बात, अगर तुम लोग नेट बैंकिंग के माध्यम से करते हो तो इस पर क्लिक करोगे, तुम्हारे सारे बैंकों के नाम आ जाएंगे, जितने भी हैं ए से लेकर जेड तक जितने भी बैंक है सबके नाम आ जाएंगे। उसमें से अपना बैंक सेलेक्ट करके अपनी लॉगिन आईडी डाल के तुम कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड से पे करना चाह रहे हो, सबसे लास्ट में वो गूगल पे अलग से हाईलाइट कर रखा है, कोई डायरेक्ट गूगल पे से करना चाहता है तो उस पर भी क्लिक कर सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है स्टूडेंट, इसमें ज्यादा डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, आप लोग यहाँ से भी इसको पे कर सकते हैं। क्लियर बात? ठीक है, अब एक बार आप लोगों ने जैसे ही पेमेंट कर दी, सुनते रहना ध्यान से, आप लोग जैसे ही एक बार पेमेंट कर देते हो तो एनआईओएस का जो वो वेब पेज था ना जिसपे हम लोग अपनी पूरी डिटेल्स भर रहे हैं, नेम है, फादर नेम है, डॉक्यूमेंट है, वो वाला पन्ना ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाता है। मतलब वो पन्ना आपके सामने से अब गायब हो जाएगा और दोबारा से आप लोग उस वाले पेज में पहुंच जाओगे जहां पर हम शुरू में नहीं आए थे, वो SDMIS NIOS वाला जो था ये पन्ना, इस वाले पन्ने पे आ जाएंगे और यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। ये तो एक नॉर्मल वैसा ही वेब पेज आ जाएगा जैसा हम लोगों ने सबसे पहले गूगल पे लिखते ही आए थे। तो अब क्या करें? ठीक है, SDMIS.NIOS.ac.in इस वाले वेब एड्रेस पे आप लोगों ने चले जाना है, क्योंकि वो पेज तो आपका बंद हो गया, आपने फीस दी और पन्ना ही गायब हो जाएगा आपके सामने से। अब आपने दोबारा से गूगल पे जाकर के इस वाले एड्रेस को टच करके और उस पर आ जाना है आपने। ठीक है, अब आपने क्या करना है वो ध्यानपूर्वक देखिएगा। आप लोग सबसे पहले जाइएगा अपने जीमेल अकाउंट में, जीमेल अकाउंट हो या ईमेल अकाउंट हो, जोन सा भी हो, उस ईमेल अकाउंट पे आप जाएंगे तो आपको एनआईओएस की तरफ से एक मेल आ गई होगी, उसमें लिखा होगा डियर, इसके आगे होगा आपका नाम, जिस स्टूडेंट का एडमिशन ले रहे हो उसके लिए वो बोलेंगे कि हमने आपके लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट कर दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे बच्चे का यूजर नेम होगा और यहाँ पर पासवर्ड होगा, मैंने ब्लू कलर से हाइड कर रखा है। ठीक है, इसको आप लोगों ने सेव कर लेना है अपने पास कहीं पर भी। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जाना है एनआईओएस के होम पेज पे। वो कैसे जाते हैं वो दिखाता हूं मैं आपको। तो ये जो एड्रेस है जैसे यहाँ पर भी दिख रहा है SDMIS.NIOS.ac.in, इस पे आप लोगों ने गूगल से टाइप करके इस पेज पे पहुंच जाना है। ये कुछ इस तरीके का पन्ना आ जाएगा आपके सामने। अब वो सब पन्ने तो गए जो हमने भरे थे, अब हमने क्या करना है, ये स्टूडेंट लॉगिन दिख रहा है, ये देखो, ये सबसे ऊपर राइट हैंड साइड पे ये स्टूडेंट लॉगिन, ये मैंने इतना जूम कर दिया, इससे ज्यादा जूम भी नहीं हो रहा है ये। ठीक है, स्टूडेंट लॉगिन पे कर दिया है, अब इस पे आपने टिक कर देना है, मतलब क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही उस SDMIS वाले पेज पे पहुंचते हैं तो सबसे ऊपर वहां पर देखना स्टूडेंट लॉगिन करके दिखा रहेगा। स्टूडेंट लॉगिन पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करते ही आपके सामने ये ऐसी चीज पूछेगा कि लॉग इन टू योर अकाउंट, और यहाँ अपनी यूजर ईमेल डाल और अपने यहाँ पर पासवर्ड डालो, ये सब चीजें ये आपसे पूछेगा। और ये वही है जो मैंने जस्ट आपको बताया कि आपकी ईमेल आईडी पे एनआईओएस ने आपको एक ईमेल आईडी और आपका एक पासवर्ड दिया होगा या यूजर नेम और पासवर्ड दिया होगा। क्लियर बात? समझ गए? आप उसको यहाँ पर फीड करिए और फिर उसके बाद आप यहाँ पर ये लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। मैंने यहाँ पर गलत डाला है तो ये गलत बता रहा है। ठीक है, आपका जो है आप उसको डालिएगा और फिर से आप उस पेज पे पहुंच जाएंगे जैसा मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ। तो जैसे ही आप लोग अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालते हैं तो आप लोगों के सामने आपका कुछ इस तरीके का पेज अब खुल जाता है, जिसमें देखो आप इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर जो ये ब्लू कलर का दिख रहा है ना, आपको ये आधा कर रखा है, ये यहाँ पर आपका नाम होगा, क्या होगा, नाम होगा। ठीक है, एप्लीकेशन स्टेटस के नीचे आप लोगों का लिखा रहेगा एडमिशन की क्या स्थिति है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट के उसमें पेंडिंग हो, कुछ के उसमें लिख दिया जाएगा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, जो भी होगी। अगर फॉर्म गलत भरा है तो यहाँ पर आप लोगों का डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जो भी करेक्शन होगा वो सब चीजों का मैसेज यहाँ पर दिखता है आपको। और अगर एडमिशन आपने एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट सारी प्रविष्टियां सही से भरी हैं तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा स्टेटस में एडमिशन कंफर्म्ड। ठीक है, पेमेंट स्टेटस में आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है पेड, मतलब हमने फीस पे कर दी थी और इस बच्चे का एडमिशन कंफर्म हो गया है। तो यहाँ पर दो चीजें आ जाती हैं, एक तो बच्चे का रेफरेंस नंबर आ जाता है और दूसरा बच्चे का एनरोलमेंट नंबर। एनरोलमेंट नंबर ही बच्चे का रोल नंबर कहलाया जाता है। क्लियर बात? इसके बाद बच्चे ने क्या करना है, जब उसको दिख गया कि ये मेरा स्टेटस आ गया एडमिशन कंफर्म्ड का, मेन चीज ये है स्टेटस में एडमिशन कंफर्म्ड आना चाहिए।
वो आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा। इस प्रिंट के जस्ट नीचे ही आपको दिखेगा आई कार्ड। इस आई कार्ड पे आपने क्लिक करना है, एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, एक पीडीएफ डाउनलोड होगा और यही बच्चे का आई कार्ड होगा। ये कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो एडमिशन कंफर्म्ड है, वेरीफाइड, ये वही चीज बताई मैंने आपको। इस तरीके का एक आई कार्ड बच्चे को मिल जाता है। ये जो आई कार्ड है ये बच्चे का आपको मिल जाता है और ये चलता है आपका 5 साल के लिए। एक एनआईओएस का एडमिशन 5 साल के लिए वैलिड होता है, 5 ईयर के लिए वैलिड होता है। ठीक है, ये आ गया। बस अब आपका काम हो गया खत्म, आपका एडमिशन हो गया कंफर्म। अब आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये आप लोगों ने निकलवा लिया, आपका एडमिशन हो गया कंफर्म। ठीक है, तो मेन चीज यही होता है कि एडमिशन कंफर्म होना चाहिए। अब ये आपके पास आपका आई कार्ड आ गया, जैसे मैंने ये दिखाया आपको, ये ठीक है। यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर, नेम होगा, फादर नेम, मदर नेम सब होगा, यहाँ पर बच्चे का फोटो होगा। ठीक है, ये सब चीजें हो जाती हैं और ये आ गया तो बस एडमिशन कंफर्म। अब इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्या करने की जरूरत है, सिर्फ आपको क्या करना है, जैसे जैसे एग्जाम आएंगे, जैसे मैंने ये एडमिशन कब के लिए करा था, ये हमने करा था एग्जाम्पल के लिए अप्रैल 2024 के लिए। तो एनआईओएस में क्या होता है बच्चों, एडमिशन तो आपने ले लिया, ये 5 साल तक के लिए आपका वैलिड है। अब एग्जाम से लगभग 50 से 60 दिन पहले आप लोगों को जो आपने एग्जाम के लिए सब्जेक्ट सेलेक्ट करे थे ना, उन सब्जेक्ट की आपको अलग से एग्जाम फीस देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है, एग्जाम फीस देनी पड़ती है। और ये बहुत कम होती है, जहां तक मुझे अनुमान है 250 रुपए उसकी होती है थ्योरी वाले सब्जेक्ट की, प्लस 120 रुपए प्रैक्टिकल वाले की। तो अगर मैं मोटे मोटे तौर पे मनाऊं तो एक सब्जेक्ट की 370 रुपए फीस होती है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि बच्चे के सब्जेक्ट कैसे है। अगर खाली थ्योरी वाले सब्जेक्ट है तो लगभग 1350 रुपए के आसपास फीस होगी, और अगर उससे कुछ एक दो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हैं तो लगभग 1950 के आसपास सब्जेक्ट फीस होगी। तो डिपेंड करता है कि क्लास कौन सी है, सब्जेक्ट कौन से हैं, कितने सब्जेक्ट लिए हैं। अब जैसे इसी बच्चे ने अगर 7 सब्जेक्ट लिए होंगे तो 7 दूनी 14 और 7 35, तो मतलब 1700-1800 तो उसकी वैसी ही फीस होगी। और उसमें अगर उसके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं तो फिर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की अलग फीस होगी। उसने लेट कर दी है, क्योंकि एग्जामिनेशन फीस अगर आप लेट से पे करेंगे तो शुरू में वो आपसे 100 रुपए हर सब्जेक्ट की लेट फीस लेता है, फिर बाद में वो 1500 रुपए तक भी लेट फीस ले लेता है। मतलब 1500 रुपए तो खाली लेट फीस होगी। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं पूरा एडमिशन की प्रक्रिया में। मेन चीज है आपका आई कार्ड आना। बाकी आप लोग हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए, जैसे जैसे समय पे जो भी चीजें होती हैं वो सब आपको वीडियो के माध्यम से बता दी जाती है, या आप व्हाट्सएप पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, उसमें भी आप अपनी जानकारी पूरी ले सकते हैं। एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर कोई स्टूडेंट को एडमिशन लेने में प्रॉब्लम आ रही है और वो एडमिशन में कोई भी चीज से प्रॉब्लम सफर कर रहा है तो वो डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, 7668333985। वैसे नंबर आपको स्क्रीन पे वैसे भी दिख रहा है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपने एडमिशन से रिलेटेड हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं पूरे ऑथेंटिक वे में, और वो भी बहुत कम समय में। समय ज्यादा नहीं लिया जाता यहाँ पर। जितनी जल्दी बच्चे का एसएमएस आता है और जितनी जल्दी हमारे पास पहुंचता है उतनी ही जल्दी हम उसका रिप्लाई भी देते हैं। आप चाहें तो एडमिशन हमारे थ्रू भी करा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आप सभी को ये कहूंगा कि आप अपने एंड पे करिए। जो प्रॉब्लम होती है आप हमसे उसके लिए हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस रहा, क्या क्या तरीका रहता है पूरा मैंने आपको समझा दिया। मुझे लगता नहीं है कि किसी को कोई दिक्कत होगी अब, क्योंकि मैंने A to Z सारी चीजें बता दी हैं इसमें। ध्यान से अगर चीजें सुनी होंगी तो सारी समस्याएं ऑटोमेटिकली ही सॉल्व हो गई होंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।